दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नीट मामले के ऊपर पोस्ट करते हैं, लेकिन वो पोस्ट भारत के ही लोगों को दिखाई नहीं देती है। तो क्या अमेरिका के अंदर बैठे किसी अदृश्य बॉस ने 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री को भारत में ही म्यूट कर दिया है? क्या मार्क जकरबर्ग की कंपनी ने सीधे तौर पर मोदी सरकार को उसकी असली औकात दिखाने की कोशिश की है? ये अमेरिका के उस खूंखार डीप स्टेट का एक छोटा सा ट्रेलर है जो सिर्फ ये चेक कर रहा है कि क्या एक बटन दबा करके बिना एक भी गोली चलाए भारत में तख्ता पलट किया जा सकता है। पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है? आखिर एक आम सी नीट लीक वाले पोस्ट से अमेरिका का क्या लेना देना है? क्या देश में चल रहे छात्र आंदोलनों और सड़कों पर मचे बवाल के पीछे विदेशी फंडिंग का कोई ऐसा खौफनाक नेक्सस काम कर रहा है? जिस तरह से रातों रात रसिया के करोड़ों लोगों के एटीएम कार्ड और फोन प्लास्टिक के कचरे में तब्दील कर दिए गए थे, क्या भारत के खिलाफ भी उसी डिजिटल परमाणु बम का बटन एक्टिवेट किया जा चुका है? चाइना ने 20 साल पहले ही फेसबुक, ट्विटर और गूगल को लात मार करके अपने देश से बाहर कर दिया था, लेकिन हम डिजिटल इंडिया का जश्न मनाते टाइम पर यह भूल रहे हैं कि हमारा फोन, हमारे बैंकिंग डेटा और देश की पूरी सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त विदेशी सर्वरों की बंधक बनी हुई है। दोस्तों, आज सिर्फ प्रधानमंत्री की एक पोस्ट ब्लॉक हुई है, अगली बार ब्लॉक होगा पूरा भारत। आखिर कलर रिवॉल्यूशन का वो कौन सा खौफनाक ब्लूप्रिंट है जो भारत के खिलाफ तैयार हो चुका है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज हम जिस इंटरनेशनल साजिश, डेटा वॉर और डिजिटल कॉलोनियलिज्म का पर्दाफाश करने वाले हैं, वो न सिर्फ आपकी रातों की नींद उड़ा देगा, बल्कि आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि हम असल में कितने सुरक्षित हैं। दोस्तों, देश के अंदर नीट पेपर लीक को लेकर के भारी बवाल मचा हुआ था। सड़कों के ऊपर छात्र आंदोलन कर रहे थे। तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की डिमांड चरम पर थी और ज्यादा माहौल संवेदनशील भी हो चुका था। सरकार प्रेशर में आ चुकी थी और इसी दबाव को कम करने, युवाओं को भरोसा दिलाने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी किया। इस वीडियो में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पेपर लीक मामले के अंदर कड़ी कार्रवाई हो रही है, दोषी जेल में हैं और संसद में एक बेहद सख्त नया कानून, लोक परीक्षा अनुचित संसाधन निवारण संशोधन अधिनियम लाया जा रहा है। मकसद साफ था, देश के युवाओं का गुस्सा शांत करना और एक कड़ा संदेश देना। दोस्तों, ये वीडियो मेटा के प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपलोड हुआ और देखते ही देखते इसने इतिहास भी रच दिया। दोस्तों, 24 घंटे के भीतर ही इस रील ने 303 मिलियन यानी करीब 30 करोड़ 30 लाख व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया। दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर्स में से एक आई शो स्पीड का 300 मिलियन का ग्लोबल रिकॉर्ड टूट गया। लेकिन दोस्तों, असली खेल तो दूसरे प्लेटफॉर्म पर खेला जा रहा था। जिस वक्त इंस्टाग्राम पर यह वीडियो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा था, ठीक उसी वक्त मेटा के ही दूसरे प्लेटफॉर्म फेसबुक के ऊपर इस वीडियो को भारत के भीतर ब्लॉक कर दिया गया। फेसबुक के ऊपर भारतीय यूजर्स को वीडियो की जगह सिर्फ एक लाइन का मैसेज दिख रहा था, The attached media is not available in your region due to a legal request। यानी कानूनी अनुरोध के कारण ये मीडिया आपके क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, जरा इस बात की गंभीरता को समझिए। भारत के प्रधानमंत्री अपने ही देश के युवाओं को संबोधित कर रहे हैं और अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी उन्हें म्यूट कर देती है, वो भी ये कह करके कि कोई लीगल रिक्वेस्ट आई है। दोस्तों, सवाल ये है कि ये लीगल रिक्वेस्ट किसने भेजी? क्या पीएम मोदी ने खुद अपने ही वीडियो को ब्लॉक करने का आदेश दिया? तो फिर वो कौन सी अदृश्य ताकत थी जिसने दिल्ली के साउथ ब्लॉक को बाईपास करते हुए सीधे सिलिकॉन वैली से भारत के प्रधानमंत्री को सेंसर कर दिया था? दोस्तों, जब यह मामला सामने आया तो बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने एक्स के ऊपर मेटा को बुरी तरह से घेर लिया। उन्होंने सीधा सवाल दागा कि एक विदेशी कंपनी को यह अधिकार किसने दे दिया कि वो ये तय करे कि भारत के नागरिक अपने ही प्रधानमंत्री की पोस्ट पढ़ सकते हैं या नहीं, या उसे देख सकते हैं या नहीं।
बग्गा का ये सवाल सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं था, ये भारत की डिजिटल संप्रभुता यानी कि डिजिटल सॉवरेनिटी के ऊपर एक सीधा और तीखा प्रहार था। जब विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया, भारत सरकार की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा के ऑफिसर्स को तलब करने की तैयारी शुरू कर दी। तब जाकर के मेटा ने चुपचाप उस वीडियो को रिस्टोर कर दिया। मेटा के प्रवक्ताओं ने जो सफाई दी वो और भी ज्यादा हास्यास्पद है। उन्होंने कहा कि ये किसी सरकार का कानूनी आदेश नहीं था, बल्कि एक तकनीकी एरर था। उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम ने गलती से इस वीडियो को ब्लॉक कर दिया था। टेक की भाषा में इसे एआई हेलुसिनेशन कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप इस सफेद झूठ पर यकीन कर लेंगे? दुनिया की सबसे एडवांस टेक कंपनियों में से एक, जो अरबों डॉलर एआई रिसर्च के ऊपर खर्च करती है, उसका एल्गोरिदम अचानक देश के सबसे बड़े नेता के वीडियो पर ही कंफ्यूज क्यों हो जाता है? और वो भी ठीक उस वक्त जब देश के अंदर एक बड़ा छात्र आंदोलन चल रहा है। कई ग्लोबल टेक एक्सपर्ट्स और जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना है कि ये कोई साधारण ग्लिच नहीं था, ये एक शैडो बैनिंग का क्लासिकल केस है, जिसे एक टेस्ट रन की तरह इस्तेमाल किया गया। अब दोस्तों, इस कहानी का वो हिस्सा जो आपको मुख्य धारा की मीडिया में शायद ही बताया गया होगा। दोस्तों, जब भी किसी देश के अंदर कोई वास्तविक असंतोष होता है, चाहे वो किसान आंदोलन हो, सीएए का विरोध हो या फिर नीट पेपर लीक का मामला, तो कुछ बाहरी और आंतरिक राजनीतिक तत्व उस नैरेटिव को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। इसे टूल किट स्ट्रेटजी कहा जाता है। ऐसे आंदोलनों के अंदर विदेशी फंडिंग वाले एनजीओज एक्टिवेट हो जाते हैं, जिन्हें भारत सरकार पिछले कुछ सालों के अंदर एफसीआरए के तहत लगातार बैन कर रही है। दोस्तों, इन ताकतों का मकसद सिर्फ एक कानून का विरोध करना नहीं होता है, बल्कि देश में एक ऐसा माहौल बनाना होता है जिससे चुनी हुई सरकार को कमजोर किया जा सके। और इस काम के अंदर सबसे बड़ा हथियार बनते हैं विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। दोस्तों, आपको पता होगा या फिर आप आज ही चेक करके देख लीजिए कि एल्गोरिदम को इस तरीके से सेट किया जाता है कि सरकार विरोधी, भड़काऊ और देश को बांटने वाली पोस्ट को जबरदस्त काफी तगड़ी रीच मिलने लग जाती है। इसे एम्प्लीफिकेशन कहा जाता है। वहीं दोस्तों, जो पोस्ट सरकार का पक्ष रखती हैं, शांति की अपील करती हैं या सच दिखाने की कोशिश करती हैं, उनकी रीच को रहस्यमय तरीके से कम कर दिया जाता है। पीएम मोदी के वीडियो के साथ में जो कुछ हुआ वो इसी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक हिस्सा हो सकता है। दोस्तों, यहां पर आपको एक बात और बताऊं कि जो लोग मोदी सरकार का इस वक्त विरोध कर रहे थे, यानी जो आंदोलन का सपोर्ट कर रहे थे, और वो भी उन टूल किट्स को लेकर के, उनकी पोस्ट बहुत ज्यादा मिलियंस के अंदर व्यूज पा रही थी। जबकि दूसरी तरफ जो लोग वास्तव में देश के अंदर बहुत समझाइश का काम कर रहे थे, अच्छी पोस्ट थी, उनकी रीच बहुत कम कर दी गई थी। दोस्तों, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। याद कीजिए अप्रैल 2021 का वो दौर, जब भारत कोविड की सबसे बड़ी लहर से जूझ रहा था। उस वक्त फेसबुक पर अचानक से रिजाइन मोदी नाम का हैशटैग स्टार्ट हो जाता है। तब भी दोस्तों, फेसबुक ने यह कहा था कि यह एक ऑटोमेटेड एरर था। दिसंबर 2020 के अंदर किसान आंदोलन के दौरान भी किसान एकता मोर्चे का पेज कुछ ही घंटों के लिए ब्लॉक हुआ था। और तो और दोस्तों, अमेरिकी चुनाव के दौरान जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता के अंदर थे, तब तमाम बड़ी टेक कंपनियों ने एक साथ मिलकर के दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति को हर प्लेटफॉर्म से बैन कर दिया था। ये दोस्तों इस बात का नंगा सच है कि बिग टेक कंपनियों के पास में आज कितनी ताकत आ चुकी है कि वो किसी भी संप्रभु राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष को डिजिटल दुनिया से मिटा सकते हैं। इसी ताकत को आज की जियोपॉलिटिक्स के अंदर डीप स्टेट का वेपन कहा जाता है। और दोस्तों, आपने देखा भी होगा कि अमेरिकन डीप स्टेट इस मामले के अंदर बहुत ज्यादा गहराई से काम करता है। थोड़ा सा याद कर लीजिए, प्रधानमंत्री बनने से पहले तक अमेरिका के अंदर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बैन हुआ करते थे। यानी उन लोगों की सोच किस लेवल पर काम करती है। दोस्तों, आखिर ये डीप स्टेट क्या बला है? तो दोस्तों, ये कोई फिल्मों की कहानी नहीं है, ये कोई हॉलीवुड फिल्म नहीं है। ये डीप स्टेट का मतलब है अमेरिका के भीतर बैठी वो अदृश्य सत्ता, जिसमें वहां की खुफिया एजेंसियां, रक्षा ठेकेदार, वॉल स्ट्रीट के फाइनेंसर और सिलिकॉन वैली के टेक दिग्गज शामिल हैं। ये वो लोग हैं जो चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन दुनिया की नीतियां तय करते हैं। अमेरिका की CIA, FBI और पेंटागन से रिटायर होने वाले बड़े ऑफिसर्स अक्सर गूगल, फेसबुक और एक्स जैसी कंपनियों के अंदर
ट्रस्ट एंड सेफ्टी हेड बनकर के बैठ जाते हैं। इसे द रिवॉल्विंग डोर कहा जाता है। जब भारत जैसी कोई उभरती हुई महाशक्ति अपनी स्वतंत्र विदेश नीति चलाती है, जो पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद रसिया से सस्ता तेल खरीदती है या फिर ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर के उभरती है, तो इस डीप स्टेट को बहुत मिर्ची लगती है। वो नहीं चाहते हैं कि भारत अपनी शर्तों के ऊपर दुनिया से डील करे। वो दिल्ली के अंदर एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो वॉशिंगटन के इशारों पर नाचे, और जब ऐसा नहीं होता तो वो तख्ता पलट या फिर शासन परिवर्तन के लिए सेना नहीं भेजते, बल्कि कलर रेवोल्यूशन का सहारा लेते हैं। दोस्तों, जॉर्ज सोरोस जैसे अरबपति खुलेआम भारत की लोकतांत्रिक प्रोसेस के अंदर दखल देने की बात करते हैं और उनके इस काम को अंजाम देते हैं ये सोशल मीडिया के ब्लैक बॉक्स एल्गोरिदम। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि बात सिर्फ एक वीडियो के ब्लॉक होने की है, तो आप तस्वीर का बहुत बड़ा हिस्सा भी मिस कर रहे हैं। असली खतरा तो हमारे सिर पर तलवार की तरह लटका हुआ है। इस खतरे की असली तस्वीर फरवरी 2022 के अंदर दुनिया ने देखी थी, जब रसिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था। युद्ध शुरू होने के 48 घंटों के भीतर ही पश्चिमी देशों ने रसिया पर जिस तरह का डिजिटल और आर्थिक हमला किया, वो इतिहास के अंदर पहले कभी नहीं हुआ था। रातों रात रसिया को स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से उखाड़ करके फेंक दिया गया। वीजा, मास्टरकार्ड, पेपल, एप्पल पे और गूगल पे ने रसिया के अंदर काम करना बंद कर दिया। रसिया के करोड़ों लोगों के हाथ के अंदर मौजूद उनके डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स सिर्फ प्लास्टिक के कचरे के अंदर तब्दील हो गए। वो अपने ही पैसे नहीं निकाल सकते थे। गूगल ने अपनी सर्विसेज बंद कर दी, एप्पल ने आईफोन की सप्लाई लाइन रोक दी, माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सॉफ्टवेयर अपडेट्स रोक दिए, सोशल मीडिया के ऊपर रशियन मीडिया को ब्लॉक कर दिया गया। ये एक डिजिटल न्यूक्लियर बॉम्ब था जिसका मकसद रसिया की जनता को अपनी ही सरकार के खिलाफ विद्रोह के लिए भड़काना था। दोस्तों, रसिया इस झटके से इसलिए बच गया क्योंकि उनके पास में दुनिया को ब्लैकमेल करने के लिए तेल, गैस और गेहूं था। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, उसे चाइना का साथ मिल रहा था। लेकिन दोस्तों, उस दिन दुनिया के हर संप्रभु देश को और खास करके भारत की रणनीतिक कम्युनिटी को यह बहुत बड़ा और खौफनाक मैसेज मिल गया था। मैसेज ये कि अगर आपका डेटा, आपका पैसा और आपका संचार किसी अमेरिकी कंपनी के सर्वर पर है, तो आप असल में आजाद नहीं हैं। आप एक डिजिटल उपनिवेश हैं और आपकी आजादी सिर्फ तब तक है जब तक अमेरिका का मूड ठीक है। अब दोस्तों, यहां पर जरा चाइना का रुख भी कर लेते हैं। हम अक्सर चाइना की आलोचना करते हैं, लेकिन हमें यह मानना पड़ेगा कि डिजिटल संप्रभुता के मामले में चाइना की दूरदर्शिता कमाल की रही है। चाइना ने 20 साल पहले ही भांप लिया था कि भविष्य का युद्ध हथियारों से नहीं बल्कि डेटा से लड़ा जाएगा। डेटा इज द न्यू ऑयल, ये बात चाइना ने 2 दशक पहले समझ ली थी। लिहाजा उसने गूगल, फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप को लात मार के अपने देश से बाहर निकाल दिया था। चाइना ने अपना खुद का ग्रेट फायरवॉल बनाया। गूगल की जगह बायडू, ट्विटर की जगह वीबो, व्हाट्सएप की जगह वीचैट और अमेजोन की जगह अलीबाबा को खड़ा किया। दोस्तों, जब अमेरिका ने हुआवे के ऊपर बैन लगा करके उसे एंड्रॉइड सपोर्ट देने से मना कर दिया, तो चाइना ने रातों रात अपना खुद का हार्मनी ओएस लॉन्च कर दिया। चाइना ने अपनी चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां खड़ी कर ली। आज अमेरिका चाहकर के भी चाइना का इंटरनेट या फिर बैंकिंग सिस्टम शटडाउन नहीं कर सकता है, क्योंकि चाइना का डेटा उनके अपने देश में है और तकनीकी उनकी अपनी है। चाइना पूरी तरह से डिजिटल आत्मनिर्भर है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं भारत की। हम डिजिटल इंडिया का जश्न मना रहे हैं। हमने तकनीकी के क्षेत्र में चमत्कार किए हैं, लेकिन क्या हमारे पास में चाइना या फिर रसिया जैसी कोई बैकअप योजना है? दोस्तों, अगर आज अमेरिका हमारे खिलाफ वही डिजिटल परमाणु बॉम्ब इस्तेमाल करता है जो उसने रसिया के खिलाफ किया था, तो हमारा क्या होगा? दोस्तों, इसका कड़वा सच ये है कि आज भी हम डिजिटल रूप से बेहद असुरक्षित हैं। भारत के लगभग 95% स्मार्टफोन से गूगल के एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलते हैं और बाकी बचे 5% एप्पल के iOS के ऊपर हैं। हमारा अपना कोई स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। दोस्तों, सोचिए, अगर किसी दिन वॉशिंगटन से कोई आदेश आ जाता है और गूगल एक सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए भारत के सारे एंड्रॉयड फोन्स को लॉक कर दे, तो देश में
कैसा हाहाकार मचेगा। हमारा पूरा पब्लिक डिस्कोर्स, हमारी रणनीति, हमारा संचार, सब कुछ एक्स, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर डिपेंडेंट है। देश के मंत्री से लेकर के आम नागरिक तक इन्हीं विदेशी सर्वर्स के ऊपर अपनी जिंदगी जी रहे हैं। हमारी बड़ी बड़ी कंपनियों और सरकारी योजनाओं का डेटा अमेज़न वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एज़ूरे और गूगल क्लाउड के ऊपर होस्ट है। हार्डवेयर की बात करें तो हम आज भी माइक्रोचिप्स और सेमीकंडक्टर के लिए ताइवान, चाइना और अमेरिका के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं। लेकिन भारत ने दोस्तों घुटने नहीं टेके हैं। भारत सरकार इस खतरे को बहुत अच्छे तरीके से समझ रही है और पर्दे के पीछे एक भयंकर अंडरग्राउंड वॉर चल रही है। भारत ने पिछले कुछ सालों के अंदर जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि डीपीआई तैयार किया है, उसने अमेरिका की नींद उड़ा रखी है। दोस्तों, हमने यूपीआई बना करके वीजा और मास्टर कार्ड का वो एकाधिकार तोड़ दिया है जो वो पूरी दुनिया के ऊपर चला रहे थे। आज अगर वो हमारे कार्ड बंद भी कर दें तो हमारा पेमेंट सिस्टम नहीं रुकने वाला है। हमने ओएनडीसी और भाषिनी जैसे स्वदेशी नेटवर्क खड़े किए हैं। लेकिन दोस्तों, भारत सरकार जानती है कि सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। जब तक हमारी नींव विदेशी है तब तक हम पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हैं। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री की पोस्ट ब्लॉक होने जैसी घटनाओं को भारत सरकार अब बहुत आक्रामकता से ले रही है। सरकार को समझ में आ गया है कि इन टेक कंपनियों को भारतीय कानून के दायरे में लाना ही होगा। दोस्तों, भारत का आईटी एक्ट और उसके नए आईटी रूल्स 2021 भारत को कई शक्तियां देते हैं। दोस्तों, आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत सरकार किसी भी पोस्ट, वीडियो या फिर पूरे प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर सकती है अगर ये टेक कंपनियां देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा बनती हैं तो सरकार सीधे एक्शन ले सकती है। धारा 79 के तहत अगर ये प्लेटफॉर्म सरकार के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उनकी सेफ हार्बर की सुरक्षा छिन जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई यूजर इन प्लेटफॉर्म्स पर कुछ गैर कानूनी लिखता है तो सीधे तौर पर कंपनी के अधिकारियों को जेल हो सकती है। लेकिन दोस्तों, सरकार इतने पर ही नहीं रुकने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी सरकार एक नया और बेहद सख्त डिजिटल इंडिया एक्ट लाने की तैयारी कर रही है। ये नया कानून दशकों पुराने आईटी एक्ट को रिप्लेस करेगा। इस कानून के अंदर विदेशी टेक कंपनियों के ऊपर लकेल कसने के लिए कड़े प्रावधान होंगे। यूरोपियन यूनियन के जीडीपीआर की तर्ज पर भारत सरकार भी मेटा या फिर गूगल पर उनके ग्लोबल रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा जुर्माने के तौर पर ठोक सकती है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार इन कंपनियों को एल्गोरिदम ट्रांसपेरेंसी के लिए मजबूर कर सकती है, यानी इन्हें भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को अपना ब्लैक बॉक्स सोर्स कोड दिखाना होगा ताकि ये साबित हो सके कि ये चुनाव या फिर देश के माहौल को मैनिपुलेट नहीं कर रही है। दोस्तों, इसके साथ ही भारत अब डीप टेक और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र के अंदर भी कई कदम उठा रहा है। गुजरात के धोलेरा और असम के अंदर टाटा के नए सेमीकंडक्टर फैब प्लांट्स इसी रणनीतिक स्वायत्ता का हिस्सा हैं। दोस्तों, भारत जानता है कि असली ताकत सिलिकॉन की उस छोटी सी चिप में है जो हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलाती है। और इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस नए दौर में जहां सारा का सारा जनरेटिव एआई अमेरिका के कंट्रोल में है, भारत अपना सॉवरेन एआई मॉडल विकसित करने के ऊपर तेजी से काम कर रहा है। भारत जीपीटी जैसे इनिशिएटिव्स इसी दिशा के अंदर उठाए गए कदम हैं, क्योंकि अगर हमारा एआई भी विदेशी डेटा के ऊपर ट्रेंड होगा तो वो भारत के खिलाफ ही नैरेटिव सेट करेगा। दोस्तों, फेसबुक के ऊपर पीएम मोदी का वीडियो ब्लॉक होना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये एक वैकअप कॉल है। ये हमें बता रहा है कि 21वीं सदी का युद्ध सीमाओं पर नहीं बल्कि सर्वर्स के ऊपर लड़ा जाएगा। ये एक हाइब्रिड वॉरफेयर है जहां दुश्मन हथियारों से नहीं बल्कि आपके फोन की स्क्रीन और आपके सोशल मीडिया फीड से हमला कर रहा है। विदेशी टेक कंपनियों और उस तथाकथित डीप स्टेट का मकसद भारत जैसे विशाल और उभरते हुए बाजार को अपना डिजिटल गुलाम बनाए रखना है। वो नहीं चाहते हैं कि भारत डिजिटल दुनिया के अंदर अपने खुद के नियम बनाए, क्योंकि अगर भारत सफल हो गया तो पूरा ग्लोबल साउथ यानी कि अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश भी भारत के डीपीआई मॉडल को अपनाएंगे और सिलिकॉन वैली की मोनोपोली हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दोस्तों, भारत आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। हमें हर हाल में अपने डिजिटल संप्रभुता की रक्षा करनी होगी। हमें अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम, अपने सुरक्षित सर्वर्स, अपने स्वदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और अपना
अपना सॉवरेन एआई बनाना होगा। सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन देश के नागरिकों को भी इस जियोपॉलिटिकल पावर प्ले को समझना होगा। हमें सिर्फ कंज्यूमर बनकर के नहीं रहना है, बल्कि हमें इस डिजिटल वॉर के प्रति जागरूक होना है। जब भी कोई विदेशी प्लेटफॉर्म बिना वजह हमारे देश के विमर्श को कंट्रोल करने की कोशिश करे, तो हमें सवाल पूछने होंगे। आज सिर्फ एक पोस्ट ब्लॉक हुई है, अगर हम आज नहीं जागे तो कल पूरा देश ब्लॉक हो सकता है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत सरकार को तुरंत चाइना की तरह अपने स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम और सोशल मीडिया नेटवर्क बनाने चाहिए, या फिर इन्हें विदेशी प्लेटफॉर्म्स पर भारी जुर्माना ठोक करके इन्हें कंट्रोल करना चाहिए? इस मुद्दे पर आप क्या कुछ कहेंगे? आप अपनी राय जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।